युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज? यार लड़की की आवाज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने क्या जब से लड़की की आवाज लगा रखा है? जब से यहाँ पर आया है कह रहा है लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। किस लड़की की आवाज की बात कर रहा है तू? यार पता नहीं, पर सच में मैंने 2-3 बार किसी लड़की की आवाज सुनी। लगता है तेरे कान कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। ये बता, तू रास्ते भर कान में हेडफोन डालकर गाने सुनते हुए आया है ना? हाँ, पर ये बात तुझे कैसे पता? यार तभी तो तुझे आवाज सुनाई दे रही है। होता क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं तो उनके बोल हमें याद रह जाते हैं और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। यार पर युग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, परवर छोड़, जब से कह रहा था ग्रेवयार्ड कोठी जाना है और जब ताला खुल गया तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या, या फिर किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरा गृह प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना अंधेरा कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेर नगरी में आ गए हो। युग अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन कोठी में ही गुजारने के कारण युग को पता था कि लाइट का स्विच कहाँ पर है। कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है, कोठी के अंदर चारों तरफ उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु हैलोजन के बल्ब को देखते हुए कहता है, यार तूने एक चीज नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज? यही यार कि ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट का कनेक्शन बिजली विभाग वालों ने काटा ही ना हो। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, और वो क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यक्षिणी का खौफ होगा और वो यहाँ पर आने से डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा नहीं होगा। अभिमन्यु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसे युग की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो कोठी को देखने लग जाता है। 13 सालों से कोठी बंद होने के कारण हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाले बनाकर रखे हुए थे। कोठी के अंदर 2 बड़े से गुंबद बने हुए थे जो कोठी की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। कोठी की सीढ़ियां संगमरमर से बनी हुई थी। हॉल में बर्माटिक और बेल्जियम के बड़े बड़े झूमर थे। कोठी का फर्नीचर मोहगनी की लकड़ी का था। दीवारों पर कई कलाकृतियां बनी हुई थी जिसकी सजावट के लिए तलवारें, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग चीजें टंगी हुई थी जो काफी पुराने जमाने की थी। उन पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लगता था कि हर एक चीज के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी हुई थी। अभिमन्यु कोठी के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहता है, यार ये ग्रेवयार्ड कोठी अंदर से तो बहुत शानदार है। इतनी पुरानी इमारत है पर देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई गई हो। कुछ भी बोलो, ये अंग्रेज लोग काम एकदम बढ़िया करते हैं, इतना बढ़िया कि सालों साल तक चले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों रखी थी। युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसके बचपन की यादें ताजा हो गई हों। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की भी बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपने वेकेशन खत्म करके तू यहाँ से चला जाएगा और फिर से इतनी प्यारी कोठी बंद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अपने शहर बेंगलोर जहाँ पर तू रहता है, और कहाँ पर जाएगा? तू यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ ही बिताने आया है ना? शहर से मन भर गया होगा तो। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बेंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं पर रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने? बेंगलोर छोड़ दिया है? पर क्यों? तू तो बेंगलोर में सेटल हो गया था ना? अंकल जी के शांत हो जाने के बाद 13 सालों से वहीं पर तो रह रहा है तू। तो अब ऐसा क्या हो गया कि तू अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गाँव आ गया? तुझे पता है ना, गाँव की जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और ये बंगला मुडा गाँव है, यहाँ पर नेसेसरी चीज भी मुश्किल से मिलती है। हाँ पता है मुझे, पर मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगा। पर क्यों? आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव में रहने आ गया?
यार अभिमन्यु देख, अभी ना मेरा तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है। लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे। मैं तुझे सुबह सब कुछ बताता हूँ ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ? कोठी में तो सब जगह धूल जमी हुई है, इतनी धूल पर सोएगा क्या? अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, लगता है कल सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, वही बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ ठीक है। युग अपने बैग में से ब्लैंकेट निकालता है और दोनों उसे बिछाकर उस पर सो जाते हैं। चांदनी रात थी और युग एक लड़की के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। छोटी छोटी लहरें बार बार उन दोनों के पैरों को स्पर्श कर रही थी। युग का चेहरा तो साफ दिख रहा था, पर लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे से चिपक कर बैठे हुए थे। वो लड़की आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे? युग प्यार से कहता है, हाँ पूछो ना, इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग बड़े प्यार से बोलता है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो जो मैं तुम्हें भूलूंगा। तुम तो वो हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में भरकर। इतना कहकर युग उस लड़की की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने सीने से सटा लेता है। वो लड़की युग से दूर हटते हुए कहती है, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। अच्छा चलिए ये बताइए, मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या हूँ मतलब ये कि मैं आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ? युग उस लड़की से मजाक करते हुए कहता है, तुम कुछ अहमियत नहीं रखती मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी मुझसे है ना कि तुमसे। युग का जवाब सुनकर वो लड़की नाराज हो जाती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मतलब इतने दिनों से जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं वो सब दिखावा है। सब लड़के ना एक जैसे होते हैं, उन्हें लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए होती है और वो है उनका जिस्म। जहाँ आप लोगों का मतलब निकलता है, आप लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से उठने लग जाती है। तभी युग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था मेरी जान। तुम जानना चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है, तो अब गौर से सुनो। इतना कहकर युग उस लड़की को फिर से अपने पास बैठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की H2O हो। वो लड़की हैरानी के साथ कहती है, H2O हूँ? मतलब तुम मेरी जिंदगी का पानी हो जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन हो जिसे मैं अपनी सांसों में भरकर जीना चाहता हूँ। इतना कहकर युग उस लड़की के करीब चला जाता है, इतने करीब कि अगर अब वो जरा सा भी आगे बढ़ता तो उसके होंठ उस लड़की के होंठ से टकरा जाते। वो लड़की एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए? बोलते रहिए। तुम मेरी जिंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज देखता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वो सुकून हो जो मुझे तुम्हारी बाहों के सिवा कहीं और नहीं मिलता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं कुछ नहीं। सच तो ये है कि मेरा तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं। युग को पता ही नहीं चल पाता कि कब बातें करते करते उसके होंठ उस लड़की के होंठों से टकरा जाते हैं। दोनों के होंठ चिपक गए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह भंवरा फूल से चिपकता है। जब युग और वो लड़की एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दोनों को अपने अपने बदन में एक कपकपी सी होती है और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वो दोनों कब रेत पर लौट जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। उस लड़की की काली साड़ी में युग पूरी तरह गूंथ चुका था। कोई इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि उस लड़की ने साड़ी भी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी एक चादर हो जिसमें वो दोनों समाये हुए थे। उस लड़की के बदन का एक एक अंग युग के अंग के साथ स्पर्श हो रहा था। दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए थे। उन दोनों के रोम रोम में आग लगने लग गई थी। युग उस लड़की के बहुत करीब चला गया था, इतने करीब कि तेज तेज चल रही उस लड़की के दिल की धड़कनों को वो साफ साफ सुन पा रहा था। युग का मन ही नहीं कर रहा था उस लड़की के बदन को छोड़ने का। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसके बदन को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वो लड़की बड़ी हिम्मत से अपने हाथ छुड़ाते हुए युग को रेत पर लेटाती है और एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लग जाती है।
युग अपने आप को उस लड़की को सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। वो लड़की युग के शर्ट के बटन खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। वो लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वो लड़की बार बार युग को चूमते हुए बस यही बोले जा रही थी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? और युग कहता, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लगती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ते जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसके माथे और बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने में से बाहर आ जाता है। युग झटके के साथ उठते हुए कहता है, ओह माय गॉड, फिर वही सपना। इतना कहकर युग अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। युग खुद से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? क्यों बार बार आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो? और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता रहता हूँ? इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की? क्या संबंध है मेरा उसके साथ? यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बेंगलोर में भी यही सपना दिखता था और यहाँ पर भी। सपने में जो नदी थी वो तो किश्नोई नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता कभी? युग वापस से लेट जाता है और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर ये सारे सपनों के राज खुल जाएंगे। कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरा उस लड़की के साथ। ऐसे ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्स वाले। यही सोचते हुए युग की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे के बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए अपनी आंख खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया और सुबह सुबह इतनी गहराई के साथ क्या सोचने लग गया? पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बताया, पर फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं अभिमन्यु उसे पागल ना समझ ले, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, वैसे तूने बताया नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या नहीं बताया? यही कि तूने बैंगलोर क्यों छोड़ दिया? तेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यार, मैंने बैंगलोर को नहीं छोड़ा, बल्कि बैंगलोर ने मुझे छोड़ दिया है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा क्या कहना चाहता है? मतलब ये कि मेरी बैंगलोर में जो जॉब थी वो चली गई। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जॉब चली गई? पर कैसे? युग चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे तू चुप क्यों है, बता ना, आखिर तेरी जॉब कैसे चली गई? युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल ही हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट हो गई और इसी कंपनी में फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? होता भी कैसे? अगर जिंदगी में सब चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो उसे जिंदगी नहीं, कोई फिल्म की कहानी कहते हैं। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार तू बातें घुमा मत, सीधे सीधे बता हुआ क्या था? युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी हम लोगों को बताया गया कि कंपनी लॉस में चल रही है, जिस कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन से उभरने के लिए कंपनी ने 50 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया था और जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। पर ऐसे कैसे? तुझे कैसे निकाल दिया? तेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना, और पैकेज भी अच्छा था। हाँ, पर तुझे पता है मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, पर साले काम कोडिंग का कराते थे, पूरा घिस कर रख देते थे, इतना परेशान करते थे कि आप खुद जॉब छोड़ दें या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपको वो खुद निकाल दें। तुझे पता है ये कंपनी और कॉलेज वालों के बीच एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है। क्या कहा? सेटिंग होती है? कैसी सेटिंग? देख,
मैं बताता हूँ। कंपनियां हर साल कॉलेज में आती हैं, जिससे कॉलेज का नाम होता है और हर साल नए एडमिशन होते हैं। पर क्या कभी तूने ये सोचा है कि जो कंपनियां आती हैं और हर साल कभी 100 तो कभी 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती हैं, उनको किन की जगह पर रखा जाता है? किन की जगह पर? उन एम्प्लॉयज की जगह पर जिनको पिछले साल कैंपस सिलेक्शन करके लाया गया था। यही सिलसिला चलता जाता है और कॉलेज और कंपनी वालों का धंधा चलता रहता है। पर साले ये नहीं सोचते कि जिनको उन्होंने जॉब से निकाल दिया उनका तो एक साल खराब हो गया ना। वो तो इसी उम्मीद से थे कि अब पूरी जिंदगी उन्हें कंपनी के साथ काम करना है। चल ये सब तो ठीक है, इसमें कॉलेज और कंपनी वालों का दोष था, तेरी बात समझ रहा हूँ मैं। पर फिर तूने दूसरी कंपनी में कोई जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसा तो था नहीं कि दुनिया में बस एक ही कंपनी है और तू गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तो ट्राई कर सकता था ना। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? पिछले 1.5 साल से दोनों जगह ट्राई ही तो कर रहा हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा। जॉब हलवा थोड़ी है कि यूं मिल जाए, मिलती भी है तो काम की नहीं मिलती, ऊपर से पेमेंट कम। मतलब ये कि तुझे जॉब से 1.5 साल पहले निकाल दिया गया है। हाँ, पिछले 1.5 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ और जॉब पाने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की, पर कुछ काम नहीं आया, बल्कि उसी चक्कर में सारी सेविंग भी खत्म हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि बैंगलोर छोड़कर गाँव आना पड़ा। लोग जॉब करने के लिए गाँव छोड़कर शहर जाते हैं, पर तू पहला ऐसा शख्स है जो शहर छोड़कर गाँव आया है। बता फिर क्या सोचा है? यहाँ गांव में आकर क्या करने वाला है तू? युग कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बता यार, यहाँ गांव में क्या करने वाला है? मैंने गांव में एक स्टार्टअप खोलने का फैसला किया है। कैसा स्टार्टअप? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? खेती? खेती नहीं, ऑर्गेनिक खेती, दोनों में अंतर है। मैंने देखा है आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा बिजनेस है और मुझे यकीन है मैं भी कर सकता हूँ और इसे एक अच्छा स्टार्टअप बना सकता हूँ। हाँ, ये सब पता है मुझे, पर तू ये बता, तुझे खेती करनी आती भी है? आती तो नहीं, पर हाँ सीख जाऊंगा। वो कैसे? यार आजकल YouTube सब सिखा देता है, लाइव सेशन भी होते हैं और वैसे भी इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करने के लिए नहीं है, समझा? चल ये भी ठीक है, पर तू खेती करेगा कहाँ? तेरे पास जमीन भी है खेती करने के लिए? अभिमन्यु, तू अंधा है क्या? तूने ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जो 2 हेक्टेयर जमीन खाली है वो नहीं देखी क्या? बेटा वो जमीन नहीं, कब्रिस्तान है। तू शायद भूल रहा है, तेरी ये ग्रेवयार्ड कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है। तू कब्रिस्तान के ऊपर खेती करना चाहता है? यार अभिमन्यु, तू कैसी बातें कर रहा है? कोई 2 हेक्टेयर में कब्रिस्तान बनाता है क्या? हो सकता है बस ये कोठी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हो, बाकी जगह ठीक हो। और एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना, तो तुझे तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए खेती करने के लिए कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और देश की तरक्की भी होगी। तू मुझे इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहा है? अभिमन्यु को अपनी गलती समझ आ जाती है और वो कहता है, सॉरी यार, मैं भूल गया था कि इंसान को नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने के काबिल बनना चाहिए। तेरे इस काम में मैं पूरी तरह तेरे साथ हूँ। बस तू एक आवाज लगाना कि क्या मदद चाहिए तुझे और मैं झट से हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया यार, जब तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है तो कोई भी चुनौती मुझे रोक नहीं सकती। तो फिर काम शुरू करें। कैसा काम? युग अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, यार तू फिर भूल गया? कल रात में मैंने कहा था ना कि सुबह उठते से ही पहला काम ये करेंगे कि हवेली की सफाई करेंगे। दिख नहीं रहा कितनी धूल है यहाँ पर? हाँ यार, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू खुद देख कितनी बड़ी हवेली है। अगर हम दोनों 2 दिनों तक भी लगातार सफाई करते रहे तब भी पूरी धूल साफ नहीं होने वाली। तो फिर क्या करें? तू चाहता है ऐसे ही धूल रहने दे, सफाई ना करें? अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तेरा? मेरा मतलब था किसी को मदद के लिए बुला लेते हैं, 2-3 लोग रहेंगे तो जल्दी हो जाएगी सफाई। किसको बुलाएंगे? कौन आना चाहेगा ग्रेवयार्ड कोठी में? यार तू भूल रहा है, अपने पुराने यार अभी भी इसी गांव में हैं। मैं उसे फोन करता हूँ। उसे किसे? कछुए को यार। युग कुछ याद करते हुए कहता है,
ये तू वही कछुए की बात तो नहीं कर रहा जिसका असली नाम कछेंदर था और वो सब काम धीरे धीरे करता था, इसीलिए हमने उसका नाम कछुआ रख दिया था? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या ये अभी भी स्लो है बचपन की तरह? जब तू मिलेगा तो खुद देख लेना। इतना कहकर अभिमन्यु अपना मोबाइल निकालता है और कछुए को फोन करने लग जाता है। अभिमन्यु फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ कछुए, कहाँ पर है तू? फोन के अंदर से कछुए की आवाज आती है, वो अभिमन्यु, मैं किश्नोई नदी पर हूँ। तो सुबह सुबह किश्नोई नदी पर क्या कर रहा है? तेरे घर में शौचालय नहीं बनाया गया जो सुबह सुबह हल्का होने नदी पर चला गया? यार अभिमन्यु देख, अभी ना मैं तेरे साथ मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यार तेरा दिमाग सुबह सुबह इतना गर्म क्यों है? क्या हुआ? यार यहाँ पर किश्नोई नदी में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या कहा? किश्नोई नदी में कांड हो गया? पर क्या? यार तू खुद आकर देख ले, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। इतना कहकर दूसरे साइड से फोन कट हो जाता है। अभिमन्यु बात करते हुए कहता है, हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ ये तो बता दे। जैसे ही फोन कट होता है युग अभिमन्यु से पूछता है, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? यार किश्नोई नदी पर एक कांड हो गया है। कांड हो गया है? पर क्या? पता नहीं यार, पर मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? पर क्यों? क्योंकि यार कल रात अपन दोनों ही किश्नोई नदी पर थे, कहीं हम दोनों के जाने के बाद यक्षिणी ने किसी को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु तू फिर शुरू हो गया। तेरी कहानी यक्षिणी पर ही शुरू और यक्षिणी पर ही खत्म क्यों होती है? ये भी तो हो सकता है कि नदी पर कुछ और हुआ हो। यार युग, तो फिर तू ही बता वहाँ पर क्या हुआ होगा, वो तो अब वहीं पर जाकर पता चलेगा। चल फिर। युग और अभिमन्यु किश्नोई नदी जाने के लिए निकलने लगते हैं। वो दोनों ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि तभी अभिमन्यु की नजर दरवाजे के बगल में रखी 2 काली छतरी पर पड़ती है। अभिमन्यु युग से कहता है, एक काम कर युग, ये छतरी भी रख ले। छतरी? पर क्यों? मैंने खिड़की से बाहर देखा था, मौसम खुला हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। यार मैंने जितना कहा तू बस अभी उतना ही कर, कोई सवाल मत कर, समझा? हाँ ठीक है। अभिमन्यु के कहने पर युग छतरी पकड़ लेता है और वो दोनों किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों किश्नोई नदी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नदी पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था कि सारे गांव के लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए थे। भीड़ में अभिमन्यु कछुए को ढूंढने लग जाता है। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार इतनी भीड़ में कछुए को कैसे ढूंढूं? एक तो उसकी छोटी सी हाइट, ऊपर से दुबला पतला, पता नहीं कहाँ पर फंसकर बैठा होगा इस भीड़ में। युग भी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, तू ये सोच रहा है कि कछुए को कैसे ढूंढे और मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ आखिर जमा क्यों हुई है। जितना मुझे लगता है गाँव के मेले में भी इतनी सारी भीड़ जमा नहीं होती होगी। हाँ सही कहा, मैं भी जब से गाँव में आया हूँ पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, शायद कुछ पता चल जाए। युग और अभिमन्यु भीड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। वो दोनों अभी 1-2 कदम चले ही थे कि उन्हें कछुआ दिख जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, यार वो देख कछुआ। कहाँ पर यार? अभिमन्यु अपने राइट हैंड से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखना सामने। कहाँ यार, मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे कहाँ दिख गया? अभिमन्यु कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, कछुए, ओ कछुए। अभिमन्यु से करीब 20-25 कदम दूर पर ही एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ था जो काली बनियान पहना हुआ था, रंग काला, छोटे छोटे बाल। वो लड़का अभिमन्यु को देख लेता है और धीरे धीरे कहता है, अरे अभिमन्यु तू आ गया? अभिमन्यु कछुए को बुलाते हुए कहता है, हाँ आ गया, जरा यहाँ पर तो आ। कछुआ धीरे धीरे भीड़ को हटाते हुए अभिमन्यु के पास जाने लगता है। कछुआ इतना धीरे चल रहा था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब आधे घंटे में अभिमन्यु के पास पहुँचेगा। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार ये तो अभी तक बचपन की तरह स्लो ही है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं इसके पास, वरना ये तो कल तक यहाँ पर पहुँचेगा। हाँ चल। युग और अभिमन्यु कछुए के पास चले जाते हैं। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये किसे ले आया अपने साथ, ये कौन है? कछुए के सवाल का युग कुछ जवाब देता उसके पहले ही अभिमन्यु बोलता है, अरे इसको नहीं पहचाना, ये अपना युग है, अपने बचपन का दोस्त। भूल गया, यही तो तुझे टीचर से मार खाने से बचाता था। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा ये युग है, ये कब आया? अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, ये सब मैं बाद में बताता हूँ तुझे, पहले मुझे तू ये बता यहाँ पर क्या हुआ है, इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तुझे पता है मेरा दिल बहुत कमजोर है, तू खुद चलकर देख ले कि क्या हुआ है।
कछुआ युग और अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और भीड़ को साइड हटाते हुए उन्हें नदी के किनारे पर ले जाने लगता है। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर युग और अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नदी के किनारे पर करीब 30-40 कौवे मरे पड़े थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, इतने सारे कौवों की मौत कैसे हो गई? अभिमन्यु कौवों को देखकर इतना परेशान हो गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था। कछुआ मरे हुए कौवों को देखते हुए कहता है, वही तो युग, तुझे पता है कुछ सालों से हमारे गांव में एक भी कौवे नजर नहीं आ रहे थे, और आज दिखे भी तो वो भी इतने सारे, वो भी ऐसी हालत में मरे हुए। उन तीनों के पास कुछ आदमी खड़े हुए थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, उन्हीं आओ दे छिन, उसने संकेत करे कोच, मृत्यु के खेल शुरू भय कोच। दूसरा आदमी कहता है, तपाई सही हुनु, हुंज उन्हीं आओ दे छिन, ये मृत्यु के पहलो चिन्ह हुनु छुन। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये लोग आपस में नेपाली में बात कर रहे हैं। तुझे तो पता है हमारे मेघालय में नेपाली, बंगाली, खासी, असमिया, सिलेहटी, बोडो, बियाट, प्रार और हजोंग भाषाएं बोली जाती हैं। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझसे मेघालय की भाषा का इतिहास नहीं पूछा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तुझे पता है ना मुझे नेपाली नहीं आती। हाँ बता रहा हूँ, चिढ़ क्यों रहा है? ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वो आने वाली है। उसने संकेत दे दिया है, मौत का खेल शुरू हो गया है। ये मौत का पहला संकेत है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग किसकी बातें कर रहे हैं? कौन आने वाली है और उसने क्या संकेत दिया है? कछुआ धीरे से कहता है, यक्षिणी। युग, यक्षिणी आने वाली है, ये उसी ने मौत का संकेत दिया है। युग कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे लग रहा है ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे कारण? पर कैसे? यार देख, कल रात ही हम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला और फिर सुबह होते ही इतने सारे कौवों का मरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला, पर क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तब मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, यार कछुए ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ ये कौवे कैसे मरे। कल रात ना ये अभिमन्यु अपने साथ एक डिवाइस लाया था, उसमें से आवाजें आ रही थी। हो सकता है कि वही आवाजें वो सह नहीं पाए और उनकी डेथ हो गई। तुझे तो पता ही होगा कि इन पक्षियों पर मोबाइल की वेव का कितना असर पड़ता है। अभिमन्यु कहता है, यार युग, अब तू सारा इल्जाम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर मत लगा, समझा? चल तेरे लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये कौवे मेरे डिवाइस की आवाज से मरे, पर तू बता सिर्फ कौवे ही क्यों मरे? और कोई पशु पक्षी भी तो मर सकते थे। जरा गौर से देख, यहाँ पर जितने भी शव हैं सब कौवों के हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, ये संकेत है युग, मौत के आने के पहले का। तुझे कौवों के बारे में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? यही कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कौवे को यमराज का दूत कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि कौवा यमलोक में जाकर पृथ्वीवासियों के विषय में चित्रगुप्त जी को सूचित करता है। यानी कौवा ही व्यक्ति के जिंदगी में किए गए लेखे जोखे का हिसाब रखता है। परंतु शगुन शास्त्र के अनुसार कौवा मात्र यमलोक में ही नहीं, बल्कि हम इंसानों को भी धरती पर संकेत देकर आने वाले कल की भविष्यवाणी करता है। और इतने सारे कौवों की मौत संकेत है कि जल्द गांव में बहुत सी मौत होने वाली है। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, ये अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी दादी बताती है कि पुराने समय में ये परंपरा थी कि अगर किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए और चोंच मार दे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला होता है। आने वाली मुसीबत से बचने के लिए वो इंसान अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखकर अपनी मौत की जानकारी देता था। क्या? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मौत की झूठी खबर सुनकर उसके परिजन उसकी मौत का शोक करते थे और फिर उसी दिन दूसरा पत्र भेजा जाता था कि ये एक झूठी खबर थी। लिखते थे कि उसके सिर पर कौवा बैठ गया था। मान्यता है कि झूठी खबर उड़ाने से कौवे द्वारा लाया गया संकट दूर हो जाता है। युग अभिमन्यु और कछुए की बात को नकारते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को ये सब पता है तो क्या ये नहीं पता
कि काकभूषुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। आज के जमाने में कौवों को काकभूषुंडी का ही प्रतिरूप माना जाता है। माना ये मान्यता है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो अशुभ होता है, पर यह भी मान्यता है कि कौवा सिर्फ आपके सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। अब तुम दोनों ही बताओ, हम कैसे पता लगाएं कि कौवा हमारे सिर पर सिर्फ बैठा था या उसने चोंच मारी होगी? अभिमन्यु और कछुआ चुप ही रहते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, देखो यार, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। किसी के धर्म में कौवों का दिखना शुभ माना जाता है तो किसी में अशुभ, और किसी धर्म में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है, और मैं भी नहीं मानता। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं, समझे तुम दोनों? कछुआ डरते हुए कहता है, यार तुझे नहीं मानना तो मत मान, पर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोलकर। तुझे पता भी है ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी थी? युग चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजा बंद करने के लिए लोगों ने जान दी थी? पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। उस बाबा ने तुझे बेवकूफ बनाया था। यक्षिणी एक डायन है और डायनों की हवस खत्म नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है, समझा? अभिमन्यु भी युग को समझाते हुए कहता है,